दोस्तों, आज मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि न्यायपालिका को जो अथॉरिटी दिया जाता है, जजेस को जो अथॉरिटी दिया जाता है और जो वर्दी दिया जाता है, जो पावर दिया जाता है और उनको जो प्रोटेक्शन दिया जाता है, वो सब किसके लिए है, किस उद्देश्य से है। मैं समझता हूँ कि उद्देश्य ये होता है कि समाज उन्हें इंसुलेट करना चाहती है, प्रोटेक्ट करना चाहती है, ताकि वो न्याय दे सके। न्याय देना पहली बात काफ़ी मुश्किल काम है। न्याय देना कभी नहीं कहूँगा कि न्याय देना आसान काम है। न्याय देना बहुत मुश्किल काम है। बहुत सारी बातों पर ध्यान देना पड़ता है। बहुत सोचना पड़ता है। सोच विचार के कई सारे कायदे, कानून, एविडेंसेस पर ध्यान देना पड़ता है और फैक्ट्स पर सोचना पड़ता है। यानी बहुत सारी बारीकियां हैं। जजेस उस बारीकी से अपना दिमाग चला सकें, इसलिए उन्हें बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है और दी गई है। और जब मैं जजेस कहता हूं तो मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ही बात कर रहा हूं। फिलहाल मैजिस्ट्रेट, सिविल जज, ट्राइब्यूनल्स, इनकी बात नहीं कर रहा हूं। यानी उनको दिमाग में रखकर, मद्देनजर रख के नहीं बात कर रहा हूं। मैं फिलहाल तो सिर्फ इन लोगों की बात करूंगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, उनके वर्किंग कंडीशंस काफ़ी अच्छे हैं। ऐसे कोई नहीं कह सकता है कि उनका वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं है, उनका ऑफिस ठीक नहीं है, उनके पास क्लरिकल स्टाफ नहीं है। ऐसे कोई नहीं कह सकता। उन्हें घर की हर सुविधा दी जाती है। रहने के लिए घर दिया जाता है अच्छा वाला, पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाता है। सैलरी आई थिंक 1.35 लाख का सैलरी है उनका। अलावेंसेस दिए जाते हैं, मेडिकल अलावेंस, पेट्रोल अलावेंस, तरह तरह के अलावेंसेस हैं, जिसका बाय द वे दुरुपयोग भी करते हैं, लेकिन उसमें नहीं पड़ते हैं। चलो मान लेते हैं कि जो भी वो खर्च कर रहे हैं वो सब जायज़ है, वो सब जायज़ समझ के चलते। बंगला, गाड़ी, सब कुछ, प्रेस्टीज, पावर। वो जिधर भी जाते हैं उन्हें जज कहा जाता है। उन्हें जज कह के, जस्टिस कह के पुकारा जाता है। जस्टिस पटेल, जस्टिस मेहता, जस्टिस कुरैशी, इस तरह से उनको इज्जत मिलती है। वो रिटायर हो जाएंगे तब भी उनको उसी तरह की इज्जत मिलेगी, चाहे वो रिटायर होने के बाद 10 साल क्यों या 20 साल क्यों ना हो जाए, लोग इज्जत उतना ही देते हैं। तो हर सुविधा है। ये सारी सुविधाएं किस लिए? ताकि वो एक मुश्किल भूमिका निभा सकें, और वो भूमिका है न्याय देना। अब न्याय देने के लिए क्या करना पड़ता है? न्याय देने का मतलब क्या है? किस टाइप का काम है ये न्याय देना? तो केसेस सुनने पड़ते हैं, उनकी बारीकियों में जाना पड़ता है, और वो केस किस लिए किया गया है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके ऊपर नजर टिकाए रखना पड़ता है। केस का उद्देश्य क्या है? अब मैं इस बात पर मैं फोकस डालूंगा। ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं, या कुछ केसेस हुए हैं
कि एक महिला प्रेग्नेंट हो गई, एक लड़की प्रेग्नेंट हो गई, उसका रेप किया गया इसलिए वो प्रेग्नेंट हो गई। और प्रेग्नेंट हो गई तो अबॉर्शन करना चाहती थी, रेपिस्ट के बच्चे को गिराना चाहती थी, जिंदगी भर उसे लेकर उसे पालना नहीं चाहती है। कानून कहता है कि पहले 3 महीने में या 4 महीने में बच्चा गिराना अलाउड है, उसके बाद अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब कि जो भी सुनवाई होती है वो सुनवाई जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए ताकि उसका टाइम ना निकल जाए। और अगर समझो टाइम निकल गया तो फिर वो सुविधा दी जानी चाहिए कि चलो 5 महीने हो गए तो भी बच्चा गिरा दो, स्पेशल केस। तो कुछ इस तरह से स्पेशल सोचना पड़ेगा उस महिला के लिए कि जल्दी से जल्दी, ताकि उसको रिस्क ना हो। लेकिन हमारे जो कोर्ट्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं, तो पता चलता है कि वो अर्जेंसी के साथ काम नहीं करते हैं। वो स्फूर्ति के साथ काम नहीं करते हैं। वो रोज केस नहीं सुनते हैं। और लड़की जो प्रेग्नेंट है आखिर में मजबूर होकर उसे बच्चे को जन्म देना पड़ता है, यानी उसकी जिंदगी को तबाह करते हैं ये कोर्ट्स। और कोर्ट की तरफ से कोई, न्यायपालिका की तरफ से कोई माफ़ी मांगना, कोई अपॉलॉजी, कुछ नहीं। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, डिवोर्स का केस है। लोग डिवोर्स लेने जाते हैं न्यायपालिका में। कपल की उम्र समझो 25 साल है, दोनों 25 साल के हैं, मियाँ बीवी साथ में नहीं रहना चाहते हैं। अब उनको न्याय देने के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? समय। अगर उन्हें 35 साल या 45 साल की उम्र में डाइवोर्स मिला तो उनकी ज़िंदगी में बचा क्या है? अगर 20 साल के लिए वो कोर्ट के चक्कर काटते रहे और उसके बाद उन्हें डाइवोर्स मिला तो उन्हें क्या मिला? मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं मिला। लेकिन ऐसे केसेस की कमी नहीं है, बहुत सारे हैं। और एक एग्जांपल देता हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस। कई महिलाएं फॉल्स केस डाल देती है अपने पति पर, वो भी वकीलों के कहने में आकर डाउरी का केस डाल देगी, डाउरी वायलेंस का केस डाल देगी, डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल देती हैं। ये फॉल्स है, ऐसे साफ नजर आता है। केस के अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है, ये नजर आता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। कुछ केसेस में तथ्य भी हो सकते हैं, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही ऐसे सभी केसेस बकवास हैं, लेकिन जहाँ पर साफ नजर आता है कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये फालतू का केस बनाया गया है, हैरेसमेंट करने के लिए केस बनाया गया है, तो भी ऐसे केसेस 5 साल, 10 साल, 20 साल चलते हैं। दोनों के जिंदगी बर्बाद हो जाते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के बर्बाद हो जाते हैं। गलत केस करने वाली पार्टी है, उसकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मेंटेनेंस के केसेस हैं, सालों साल चलते हैं, मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है, महिला गरीबी में रहती है, मुश्किली में रहती है, तो भी मेंटेनेंस नहीं मिलता है, सालों साल चलते हैं। और जजेस को समय का आना जाना दिखाई नहीं देता है।
सिविल केसेस की बात करते हैं। डिस्प्यूट्स होते हैं, इनहेरिटेंस को लेके डिस्प्यूट होते हैं, दो भाइयों के बीच में या 3-4 भाइयों के बीच में या भाई बहनों के बीच में ये डिस्प्यूट हो जाता है कि पिताजी गुजर गए, विल छोड़ के गए, लेकिन विल में जो लिखा था वो सबको मान्य नहीं है, इसलिए कुछ लोग विल को डिस्प्यूट करते हैं, कहते हैं कि नहीं, पिताजी उनकी हालत ठीक नहीं थी, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी जब उन्होंने ये विल लिखा था, उनसे ज़बरदस्ती विल लिखवाया गया था, या फिर ये सिग्नेचर गलत है। सिग्नेचर वेरीफाई करना या किसी की मानसिक स्थिति वेरीफाई करने में कितना समय लगना चाहिए? कुछ दिन, कुछ घंटे, कितना लगना चाहिए? लेकिन कोर्ट जिस तरह से चलते हैं, जिस तरह से चलाए जाते हैं, वो कुछ साल, 10 साल, 20 साल इसी में चले जाते हैं। लोग बूढ़े हो जाते हैं अपने फैमिली के साथ लड़ते लड़ते, उन्हें क्लोजर नहीं मिलता है। 20 साल, 25 साल, 30 साल चलते रहते हैं, समय चलता रहता है, जजेस बदलते रहते हैं, किसी को पड़ी नहीं है न्याय देने के लिए, किसी को पड़ी नहीं है। किसी पे क्रिमिनल केस डाला जाता है, फॉल्स केसेस डाले जाते हैं, झूठे केसेस डाले जाते हैं, साफ नजर आता है कि ये झूठा है, फिर भी सालों साल चलेंगे। या कुछ क्रिमिनल केसेस ऐसे हैं, सच्चे हैं, साफ नजर आता है कि ये सच्चा है, फिर भी सालों साल चलते हैं, सालों साल चलते हैं। और उसमें अगर विटनेसेस होते हैं तो विटनेसेस धीरे धीरे थक जाते हैं। विटनेसेस, गवाह थक जाते हैं, हार जाते हैं, हॉस्टाइल हो जाते हैं, पलट जाते हैं। वो इसलिए पलटते हैं क्योंकि समय बदल जाता है और समय उन्हें बदल देता है। पब्लिक आखिर पब्लिक है। गवाह जब फ्रेश है तो एग्जामिन किया जाना चाहिए। लोग भूल जाते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद अगर वही सवाल करोगे, किसी को याद नहीं रहता है। चेहरे बदल जाते हैं, आवाज़ बदल जाते हैं, आवाज़ें बदल जाती हैं, फैक्ट्स ऑफ द केस बदल जाते हैं। उन्हें डराया धमकाया भी जाएगा गवाहों को। गवाह मर जाते हैं, बूढ़े होकर मर जाते हैं। तो इस तरह से पूरी परिस्थिति जो है वो बदल जाती है। तो इस तरह से केस उसको सॉल्व करने से फायदा क्या? अगर न्यायपालिका एक समय सीमा के अंदर न्याय नहीं दे सकती है तो वो न्याय नहीं है। अगर एक जवान आदमी ने खून भी किया है लेकिन उसका ट्रायल आप 30 साल 40 साल के लिए चलाते हो और जब वो बूढ़ा हो जाएगा तब उसको जाकर आप फांसी दोगे, तो आपने कौन सा न्याय दिया? या उम्र कैद दोगे तो आपने कौन सा न्याय दे दिया? उसकी जिंदगी तो निकल गई क्राइम करने के बाद, खून करने के बाद। कौन सा न्याय किया? अब न्यायपालिका से ये पूछना भी मुश्किल है क्योंकि जजेस बदलते रहते हैं, जज बदलते रहते हैं। एक ही केस की सुनवाई में हर 2-3 महीने जज बदल जाते हैं। पहले वाले जज को कुछ समझाया था, दूसरे वाला जज वही सवाल करेंगे। उन्हें पूरे मामले की समझ नहीं है, वो देख भी नहीं सकते हैं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं है, तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि
क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स किए गए, क्या क्या बोले गए। जज बदल जाते हैं, वकील बदल जाते हैं, नए नए वकील आते हैं, नए नए तुक्के लड़ाते रहते हैं। तो कहीं पे एडजर्नमेंट ले लेंगे, कहीं पे स्टे ऑर्डर ले लेंगे, कहीं पे कुछ नए नए आर्ग्यूमेंट्स लेकर आते हैं। कभी कुछ सेटल ही नहीं होता, कभी कुछ सेटल ही नहीं होता, क्योंकि जो काम 1, 2, 3 महीने में करने चाहिए वो काम को आप 10, 20, 30 साल में खींच लेते हो। तो क्या हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका काम कर रही है? और अगर काम कर रही है तो वो किसके लिए काम कर रही है? क्योंकि जनता के लिए तो काम नहीं कर रही है। जनता के पास सबसे बड़ी जो चीज है वो है समय। उनको समय में अगर न्याय मिला, 1 साल में न्याय मिला, 2 साल में न्याय मिला, तो उसे न्याय कह सकते हैं। लेकिन अगर उसे 20 साल में न्याय मिला तो कैसे कहें कि ये न्याय है? कुछ मिलता है, निर्णय मिलते हैं, तारीख पे तारीख मिलते हैं। दाव पेच में लोग अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं, उनकी जिंदगी निकल जाती है। 20 साल के बाद अगर किसी को न्याय भी अगर मिल जाए तो वो कौन सा न्याय है? कौन सा न्याय है अगर वो न्याय है तो? और उसके बाद भी अगर न्याय भी नहीं मिलता क्योंकि गवाह मर गए, क्योंकि फैक्ट्स ऑफ द केस चेंज हो गए, एविडेंस पुराना हो जाता है तो खराब हो जाता है। क्या कर रहे हैं ये लोग? क्यों कर रहे हैं ये लोग? उनके करने का उद्देश्य क्या है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हम गए कुछ दिनों से मैथ्यूस नेडुम्बरा के केस के बारे में बात कर रहे थे, जहां पर साफ शब्दों में कहूं तो हमने सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रुबाब देखा। वो किस तरह से रौब जमाते हैं ये हमने देखा। पावर का नंगा नाच देखा, उनके पावर का, जजेस के पावर का। जजेस अपने पावर का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं बिना रोक टोक, कायदे कानून को बाजू में रखकर दादागिरी से किस तरह से जजमेंट दिए जाते हैं। जहां पर जजमेंट दिया नहीं जाना चाहिए, प्रोसेस नहीं है, वहां पर भी जजमेंट दिया जाएगा। जिस तरह का जजमेंट नहीं दिया जाना चाहिए वो भी, जिस बात को कंसिडर आप कर नहीं सकते हो क्योंकि वो कायदे कानून में नहीं है, उसको भी आप कंसिडर कर लोगे। यानी पूरी मनमानी, 100% मनमानी। आप मनमानी का एक आइटम भी नहीं छोड़ते हो, हर किस्म से मनमानी। ये मनमानी मान्य हो सकता था। ये मनमानी भी अगर मान्य हो जाता पब्लिक को, अगर न्यायपालिका न्याय देती तो। लेकिन हमें जो मिल रहा है वो है न्याय देने का ढोंग। न्यायपालिका में जो चलता है वो है न्याय करने का ढोंग। ढोंग हो रहा है, हर जगह ढोंग हो रहा है, हर लेवल पे ढोंग हो रहा है। और ये ढोंगी लोग रौब जमा रहे हैं आम जनता पर, डरा रहे हैं, कहते हैं कंटेम्प्ट करें, तुम कुछ कहोगे तो हम कंटेम्प्ट का केस डाल देंगे, तुम्हें अंदर कर देंगे।
सच ढूंढने की भावना दिखाई नहीं देती है। इनके अंदर कहीं भी सच ढूंढने की मंशा दिखाई नहीं दे रही है। सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, तथ्य क्या है, कायदे कानून का सही एप्लीकेशन क्या है, कैसे लागू किया जाता है कायदे कानून, ये सच्चाई और झूठ के बीच में जो फासला है उसको कंफ्यूज कर रहे हैं। हर चीज को कंफ्यूज कर रहे हैं, हर बात को कंफ्यूज कर देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं। इतना मिक्सअप कर देते हैं कि हम भी खो जाते हैं, जनता भी खो जाती है। प्रोसीजर्स में खो जाती है। आज ये करो, कल वो करो, परसों ये करो, ये लिख के दो, ये बोलो। प्रोसीजर्स करते करते आपने केस किसके लिए किया था वो बाजू में रह जाता है। अगर कोई कहे कि मिलॉर्ड ये जो कह रहा है ये झूठ है, सरासर झूठ है, तो वो कहते हैं झूठ है तो झूठ के लिए एक अलग से केस चलाओ, परजुरी का केस चलाओ, जिससे हम साबित करेंगे ये सच क्या झूठ क्या वगैरह वगैरह। लेकिन मिलॉर्ड आपको साफ नजर आ रहा है, नहीं नहीं ये सब मेरा काम नहीं है, कहते हैं। इन बातों से हमें मत उलझाओ। सच और झूठ की परिभाषा से हमें मत उलझाओ। हमारा ड्यूटी क्या है क्या नहीं है ये बातें हमें मत सिखाओ, ये सब हम जानते हैं। वैसे कहते नहीं है, ये सारी कॉन्वर्सेशंस होती नहीं है, लेकिन इस भावना से काम करते हैं, इस भाव से काम करते हैं। तो न्यायपालिका के पास इतना पावर क्यों है? अगर इतना पावर देने के बाद भी वो न्याय नहीं दे सकते, यानी जिस काम के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है वो काम अगर नहीं हो रहा है, अगर 100 केसेस कोर्ट के अंदर जाते हैं हर साल, तो 100 केसेस को न्याय लेकर निकलना चाहिए, या 100 फैसले निकलने चाहिए। कोई कहेगा न्याय हुआ, कोई कहेगा अन्याय हुआ, ठीक है। लेकिन अगर 100 केसेस दर्ज किए गए तो 100 केसेस डिस्पोज भी होने चाहिए, बल्कि 200 केसेस डिस्पोज होने चाहिए, क्योंकि पेंडेंसी है, पहले के केसेस पड़े हुए हैं और पहले के केसेस की संख्या में घटौती नहीं हो रही है, सालों साल बढ़ोतरी हो रही है। कम नहीं हो रहे हैं, ज्यादा ही हो रहे हैं। अब जजेस का कहना है नहीं हमारी संख्या है, जजेस के नंबर्स बढ़ा दो। लेकिन जजेस के नंबर्स बढ़ाने का सवाल भी नहीं है, वो भी शायद कर देते, ये कोई बात नहीं है। वो गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, वो गवर्नमेंट को ब्लेम कर देते हैं कि हमें 50 जजेस चाहिए और सिर्फ 30 जज हैं वगैरह वगैरह। हो सकता है, संभव है, लेकिन ये 30 जज भी सच्चे मन से दिल लगाकर न्याय देने के लिए काम कर रहे हों, जिस केस का वो केस का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हों, ऐसे दिखाई नहीं देते हैं। और इसके साथ साथ एक और बात निकलता है कि जहां पर एक कमजोर और एक ताकतवर है और उन दोनों के बीच में लड़ाई है,
जैसे कि फॉर एग्जांपल बिल्डर और खरीदार के बीच की लड़ाई, तो बिल्डर तो ताकतवर है ही है, उसके पास हर चीज़ है, पैसे हैं, बिल्डिंग का पोजीशन भी है उसी के पास, फ्लैट उसी के पास है, उसने पोजीशन दिया नहीं होगा, फ्लैट बनाया या ना हो, पैसे ले दबा कर बैठा है, वही पैसों को लेके वो सीनियर काउंसिल्स को अपॉइंट कर रहा है, वकीलों को अपॉइंट कर रहा है, और दूसरे तरफ है ग्राहक, पैसे की कमी है क्योंकि लोन लेकर बैठे हैं, बिल्डर को पैसे देके बैठे हैं, वकील रखना भी उनके लिए भारी पड़ता है, भाड़े पे रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, वो कमजोर पार्टी है, जज को दिखाई दे रहा है। जब एक मजबूत पार्टी है और एक कमजोर पार्टी है, क्या ये जरूरी नहीं है कि कमजोर पार्टी की ज्यादा सुनी जाए और मजबूत पार्टी को थोड़ा सा कंट्रोल में रखा जाए? इंग्लिश में कहते हैं लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड, खेल के मैदान को एक लेवल पे लाना। क्या ये जरूरी नहीं है? क्या ये न्याय नहीं है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा केस दे दो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा निर्णय आप ग्राहक को दे दो या जो कमजोर पार्टी है उसे उसके तरफ दे दो। हम ये कह रहे हैं कि जहां पर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि एक कमजोर है और एक मजबूत है, तो कमजोर साइड को थोड़ा सुविधा देना, क्या ये बनता नहीं है? क्या ये न्यायपालिका का ड्यूटी नहीं बनता है? लेकिन कोर्ट में हम जो देखते हैं इसका उल्टा देखते हैं, इसके विपरीत वो लोग काम करते हैं। हम ये देखते हैं कि जो मजबूत पार्टी है उसकी सुनी जाती है, जो बड़ा वकील है, जो एक हियरिंग के लिए लाखों रुपए लेता है, उसकी सुनी जा रही है, और जो छोटा वकील को लेकर जो पार्टी लड़ रहा है क्योंकि उसके पास और पैसे नहीं है, तो उसकी बात सुनी नहीं जा रही है। तो ये क्या है? यानी हर एक सुनवाई में अन्याय हो रहा है, हर एक सुनवाई में अन्याय की शुरुआत तो वहीं पे शुरू हो गई। फिर कैसे कोई उम्मीद रखे कि आखिर में जाके उसे न्याय मिलेगा, जब हर एक हियरिंग में उसे न्याय नहीं मिलता है, उसके साथ अन्याय हो रहा है। बड़ा अजीब है। जजेस को ये समझाया नहीं जाना चाहिए, तो उनको तो ये समझना चाहिए, लेकिन नहीं समझते। समझाने जाओगे तो डांट देंगे। बड़ी अजीब बात है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर कुछ बहुत गलत हो रहा है, यहाँ पर कुछ बहुत गलत हो रहा है और हम चुप हैं, देश की जनता चुप है, क्योंकि वो जानती नहीं है, वो समझ नहीं पा रही है कि हम क्या करें। न्याय, जो हमें न्याय देना चाहिए वो हमें न्याय नहीं देता है। जहां पर हमारी सुरक्षा होनी चाहिए वहां पर सुरक्षा नहीं, खतरा है। यानी ये कुछ ऐसा हो गया कि लड़की के इज्जत का जो रखवाला है उसका बाप, उसके पिताजी,
अगर वो लड़की का शोषण करने लगे, उसे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने लगे, उसको मोलेस्ट करने लगे, उसे रेप करने लगे, तो उसके लिए सवाल ये उठता है कि अब मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, कहां जाऊं, मेरी सुरक्षा के लिए मैं कहां जाऊं। रखवाला जो है, कानून का रखवाला जो है, वही शोषण करने लगा है, मैं क्या करूं। तो देश की जनता अपने आप को अनाथ पाती है और फिर वो अपने अपने फिलॉसफी बना लेते हैं कि कभी न्यायपालिका में जाओ ही मत, न्यायपालिका में जाना ही बेकार है। और फिर उसी में से निकलते हैं ऐसे फिलॉसफी कि बिल्डर से लड़ना बेकार है, बिल्डर आखिर बिल्डर है, बिल्डर बड़ी वकील भी रखेगा, जज को पैसे भी खिलाएगा। और ये एक बहुत आम मामूली बात हो गई है। लोग जब कहते हैं जज बिक गया, मैं ये नहीं जानता हूं कि सभी जजेस बिक जाते हैं कि नहीं, ये भी नहीं जानता हूं कि बहुत सारे जजेस बिकते हैं या नहीं, लेकिन जब उनके काम करने के तरीके में उनके अंदर न्याय देने की मंशा दिखती नहीं है, तो फिर आम आदमी क्या सोचेगा? यही सोचेगा ना, इसके सिवा क्या सोचेगा। इंग्लिश में कहावत है, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन टू बी डन। न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, लेकिन लोगों को दिखना चाहिए कि यह न्याय हो रहा है। इस टाइप के कहावत बहुत सारे हैं, कोर्ट रूम्स में इनका इस्तेमाल बहुत होता है, जजेस अपने जजमेंट्स में ऐसे सब लिखते भी हैं, लेकिन अमल, इन शब्दों का अमल नहीं हो रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी समस्याएं हैं। अब इसका सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशंस कौन निकालेंगे? हम सोचते हैं कि कहीं न्यायपालिका में से ही इसकी सॉल्यूशन निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैथ्यूस नेडुम्बरा ने रिट पिटिशन फाइल किया था कि ये सीनियर डेजिग्नेशन होने से वकीलों के साथ भी अन्याय होता है और पब्लिक के साथ भी अन्याय होता है, क्योंकि यही सीनियर्स हैं जो लाखों रुपए लेकर एक हियरिंग बिल्डर के तरफ से लड़ते हैं। आम आदमी सीनियर्स के फीस दे नहीं सकता, और ये सीनियर्स जिन्हें जज नियुक्त करते हैं, डेजिग्नेट करते हैं, उनको एक स्पेशल क्लास, एक स्पेशल क्या कहता हूँ, वर्ण धर्म में जिन्हें ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण, उस तरह से उनके साथ स्पेशल बर्ताव करते हैं, उन्हें एक स्पेशल दर्जा दिया जाता है। ये लोग तो अमीरों का काम करते हैं, रिच एंड पावरफुल का काम करते हैं। जो लोग मजबूत पार्टी है, जो पैसे लेके पैसे दबा के बैठी है, पैसे पचा के बैठी है, उनका काम करते हैं। तो कैसे, ये कैसा सिस्टम है? तो नेडुम्बरा ने ये सिस्टम खत्म करने के लिए एक रिट पिटिशन किया था, केस किया था सुप्रीम कोर्ट के सामने। लेकिन वो केस को बाजू में रखकर
उन्हीं के ऊपर कंटेम्प्ट का केस चला दिया। तूने मेरे बाप का नाम कैसे ले लिया? बस इतनी सी बात, तूने मेरा बाप का नाम कैसे ले लिया? तूने मेरा बाप का नाम क्यों लिया? उन्हें चुप कराया गया, रिट पिटिशन को गटर में फेंक दिया है, डिसमिस कर दिया है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि न्यायपालिका को सुधारने के लिए न्यायपालिका के सामने केस करना बेकार है, रिट पिटिशन करना बेकार है। रिट पिटिशन करने से हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बल्कि उल्टा रिजल्ट्स मिलने की संभावना ज्यादा है। तो बचता क्या है? अब जनता को बिना कोर्ट में गए ही न्यायपालिका को ठीक करना होगा, न्याय व्यवस्था को ठीक करना होगा। कैसे होगा? इसके जवाब तो मेरे पास नहीं है, इसका जवाब तो मेरे पास है नहीं। अगर मैं ये कह दूं कि सत्याग्रह करेंगे तो पता नहीं, वो शब्द मुझे खाली लग रहा है। मुझे ये गांधीवाद की शब्दों में कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, गांधीवाद के सिवा कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास। लेकिन वही घिसे पिटे अनशन, वही घिसे पिटे मोर्चे, इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। मैं ये नहीं जानता हूं कि इन समस्याओं का समाधान हमें कैसे मिलेगा, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि सिस्टम अपने आप को नहीं सुधारती है। सिस्टम को सुधारने का जो काम है, वो काम सिस्टम के बाहर से करना पड़ेगा। हम ही लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन सिस्टम के बाहर से। अब सिस्टम के बाहर से मतलब क्या कह रहा हूं? क्या मैं कह रहा हूं कि हम न्याय तोड़ेंगे? न्याय क्या, कानून तोड़ेंगे? क्या मैं कह रहा हूं कि हम कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करेंगे? क्या कह रहे हैं? तो मैं कह रहा हूं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। इसका मेरा कहने का मतलब किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से तो नहीं है, लेकिन कुछ अलग ही सोचना पड़ेगा, कुछ नया सोचना पड़ेगा। सिविल डिसोबीडियंस नाम की एक चीज है, बहुत नई बात नहीं है। हमारे इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में भी सिविल डिसोबीडियंस किया था। सिविल डिसोबीडियंस भी सत्याग्रह में ही माना जाता है। सिविल डिसोबीडियंस ये होता है कि जिस कानून को हम गलत समझते हैं, वो कानून की हम अवमानना करेंगे, वो कानून को हम तोड़ेंगे। जैसे दांडी मार्च में हुआ था, कानून ये कहता था कि आप नमक पे टैक्स भरोगे, तो ये लोगों ने कहा जमीन हमारी, नमक हमारा, देश हमारा, तुम अंग्रेज लोग बाहर से आए हुए हो और कह रहे हो कि हमारे जमीन में से नमक उठाने पर हमें आपको टैक्स देना पड़ेगा, भाड़ में जाओ। ये लो, हमने नमक लिया और हमने टैक्स नहीं भरा,
तो ये हुआ सिविल डिसोबीडियंस, कानून को जानबूझकर तोड़ना। तो मैं किस कानून की बात कर रहा हूँ? सबसे ज्यादा, सबसे गलत कानून जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है कंटेम्प्ट का कानून। ये कंटेम्प्ट का जो कानून है, मेरी नज़रों में सबसे ज़्यादा, सबसे गलत दादागिरी वाला कानून है। ये कानून सिर्फ जजेस के दादागिरी से बना हुआ कानून है, दादागिरी चलाने के लिए कानून है। ऐसे मेरा मानना है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन अगर सिविल डिसोबीडियंस करना है तो मेरे हिसाब से ये कानून को तोड़ना चाहिए। ये कानून को जानबूझकर उचित तरीके से सोच विचार करके, क्योंकि हमें देश को तकलीफ नहीं पहुंचानी है, देशवासियों को तकलीफ नहीं पहुंचाना है, नागरिकों को तकलीफ नहीं पहुंचाना है, लेकिन सिस्टम को ठेस पहुंचाना है। सिस्टम को ठोकर पहुंचाना है और सिस्टम को एक मैसेज पहुंचाना है, और वो मैसेज ये है कि सुधर जाओ, वरना हम हथौड़ा लेकर सुधारेंगे सिस्टम को। सुधर जाओ, सुधर जाओ। जनता को मजबूर मत करो, जनता को इतना मत उकसाओ कि जनता खड़ी हो जाए एक फौज की तरह। मत उकसाओ हमें। यह मैसेज पहुंचाने के लिए सिविल डिसोबीडियंस करना ज़रूरी है, ऐसे मैं मानता हूँ। आप भी सोचिए, आप भी सोचिए, जो मैंने कहा वो सच है या झूठ है, जो मैं कह रहा हूँ वो कितना सच है, कितना सही है, कितना गलत है। आप सोचिए। आपको सही लगे तो कह दीजिए, आपको गलत लगे तो भी कह दीजिए, कमेंट्स में तो कहिए। साथ में आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हो। मेरे फ़ोन नंबर्स मैं बार बार डालते रहता हूँ, चाहो तो लिख लो। 8169471229 और 9821588114। फ़ोन करिए, बात करते हैं, सोचते हैं क्या करना उचित रहेगा, क्या करना सही रहेगा, क्या करना नैतिक है। हमें कोई अनैतिक काम नहीं करना चाहिए। क्या करना नैतिक है, इन विषयों पर चर्चा करते हैं। और क्या करना आवश्यक है, क्या करना आवश्यक है, क्या करना अनिवार्य है, एसेंशियल है, अनअवॉइडेबल है, इन विषयों पर बात करेंगे। चलिए, जय हिंद।